हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश मिश्रा और आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो चलिए आज इस चीज़ को क्लियर कर लिया जाए कि आखिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ध्यान देंगे आप लोग। ओके, देखिए, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है। मान लीजिए बॉडी पी है जिसका इनिशियल पोजीशन ये है, दैट मीन्स मैं इसे यहाँ पर इनिशियल पोजीशन लिख दे रहा हूँ। इनिशियल पोजीशन ध्यान से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूंगा। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी। और फिर यहाँ पर मान लीजिए कि टाइम जीरो है, टी इज इक्वल टू जीरो पर। अब ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव कर रहा है। मान लीजिए कि मूव करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ गया। ये इसका फाइनल पोजीशन है। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पी, फाइनल पोजीशन। और ये हम लोग मान लेते हैं t इज इक्वल टू टी वन टाइम पर इसका फाइनल पोजीशन ये है। और ये ऑब्जेक्ट आपका p ही है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? p है। वो ऑब्जेक्ट p कुछ टाइम पहले इनिशियल पोजीशन पर था, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद मूव करके फाइनल पोजीशन पर आ गया। अब आप सोचिए, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के लिए वो कोई पाथ ट्रेवल किया होगा, कोई तो पाथ का सहारा लेकर ये पहुंचा होगा फाइनल पोजीशन पर। ओके, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहला पाथ इस रास्ते से वो ट्रेवल करते हुए फाइनल पोजीशन पहुंचा होगा, यहाँ इस तरह पहुंचा होगा, ठीक है। ये हो गया पाथ वन। वन पाथ इसे हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। इस रास्ते से ऑब्जेक्ट पी फाइनल पोजीशन पर पहुंचा होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब देखते हैं, या हो सकता है कि दूसरा पाथ फॉलो किया गया होगा। तो मान लीजिए कि उसने ये पाथ फॉलो किया होगा, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के लिए। मान लीजिए कि उसने इस पाथ का सहारा लिया होगा। इस पाथ को आप सेकेंड पाथ बोल देंगे, ठीक है। फिर देखिए, यह हो सकता है कि ऑब्जेक्ट तीसरा पाथ का सहारा लिया होगा। मान लीजिए कि तीसरा पाथ ये है, ठीक है, इसे आप थर्ड पाथ बोल दीजिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ में दिखा रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट को पहुंचना कहाँ है? तो फाइनल पोजीशन पर पहुंचना है। तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ओके, चलिए। अब एक पाथ यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। तो मान लीजिए कि आप बोलेंगे, सर यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर दिया जाए, यानी ये वाला। ओके, देखिए, एक पाथ ये भी हो सकता है, ठीक है। दिस पाथ इज नेम्ड एज फोर पाथ। अब यहां पर देखिए, तो चार पाथ मैंने आपको दिखाया है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। अब यहां पर आपको देखना है कि इस चारों पाथ में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो आप पाथ वन देख रहे हैं, पाथ टू देख रहे हैं एंड पाथ थ्री देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो बॉडी के द्वारा पाथ ट्रेवल किया गया है, ठीक है, इस पाथ ट्रेवल्ड को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब यहीं पर जो आप पाथ देख रहे हैं, फोर नंबर पाथ, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस फोर पाथ को यदि बॉडी फॉलो किया होगा तो उसे सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा। इस चारों पाथ में सबसे कम डिस्टेंस किस पाथ के लिए फॉलो करना होगा? तो फोर पाथ के लिए ऑब्जेक्ट सबसे कम दूरी सफर किया होगा। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, और बाकी जो भी आप पाथ देख रहे हैं
वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final positions, initial and final positions of the object in the given time, in the given time, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और फिर यहाँ पर फिगर के अनुसार डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिखेंगे, तो फिगर के अनुसार आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पाथ लेंथ, minimum path length of path 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, इस चारों पाथ के लिए जो सबसे कम पाथ लेंथ होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि पाथ 4 का लेंथ जो है वो सबसे कम है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, पाथ 4, पाथ 4 को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी यहाँ पर जो भी 3 पाथ देख रहे हैं उस तीनों पाथ के लिए उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो पाथ लेंथ ट्रेवल किया होगा बॉडी, उसे ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं देखना है, बस जो पाथ फॉलो किया है उसने। मान लीजिए फर्स्ट पाथ फॉलो किया है, तो फर्स्ट पाथ का जो टोटल लेंथ होगा उसे डिस्टेंस कहा जाएगा। मान लीजिए कि बॉडी सेकेंड पाथ ट्रेवल किया होगा, तो सेकेंड पाथ में जो टोटल लेंथ होगा उसे डिस्टेंस कहा जाएगा। बस यही है। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन आप देख लीजिए, डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, इट इज द पाथ लेंथ, it is the path length traveled by a moving object from initial to final positions, from initial to final positions। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो डिस्टेंस आपने देख लिया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कौन कौन सा डिस्टेंस यहां पर हो जाएगा जी, तो आइदर या तो पाथ 1 हो जाएगा, आइदर पाथ 1, या तो पाथ 2 हो जाएगा, या तो पाथ 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, 1 2 या थर्ड में जो भी होगा वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों किस तरह का क्वांटिटी है। अब किस तरह का क्वांटिटी बोलने का मतलब है कि स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर में क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम लोग स्केलर कहेंगे। वेक्टर में क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस के पास माय डियर फ्रेंड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस क्या है, कोई भी पाथ लेंथ जो कवर कर रहा है उसे सिंपली हम लोग डिस्टेंस कह देंगे। तो ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, ये आपको फिक्स नहीं है, ये आप कंफर्म नहीं है कि किस रास्ते से होगा। दैट मीन्स इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास, यहीं पर देखिए इसी फिगर में आप कंफर्म है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, पाथ 4 के अलोंग होगा।
आप कंफर्म है? तभी तो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा माय डियर फ्रेंड। शॉर्टेस्ट लेंथ यहाँ पर कौन सा होगा? आप कौन सा पाथ फॉलो करेंगे ताकि शॉर्टेस्ट लेंथ हमें मिल जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल जाए? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर पाथ 4 के रास्ते से यदि हम लोग जाते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिलेगा। यानी आपको डायरेक्शन पता है, आप जानते हैं कि इनिशियल से फाइनल आप फाइनल की तरफ आप जाएंगे पाथ 4 के माध्यम से, तो आपको वहां पे शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन डिस्टेंस में आप श्योर नहीं है। देखिए ना, पाथ 1 के लिए या पाथ 2 के लिए या पाथ 3 के लिए तो आप श्योर नहीं है कि किस तरफ होगा। डिस्टेंस किसी भी तरफ जा सकता है, पाथ लेंथ जो डिस्टेंस का होगा वो किसी भी तरफ जा सकता है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। So it is a scalar quantity, scalar quantity, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। तो फिर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि स्पीड भी जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप सिंपली क्या लिखेंगे? स्पीड इंटू टाइम। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। ओके, आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर है आपका। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में आपको पता चल गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा जाए। डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, both magnitude and direction, so it is a vector quantity, it is a vector quantity। और फिर डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से आप क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है जी? होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए ये चीज तो आपको पता चल गया इतना। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और भी न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, बस आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो चलिए एक फिगर और देख लिया जाए। दिस पॉइंट इज पी। मान लीजिए कि एक बॉडी पी से क्यू गया और फिर क्यू से आर आया, फिर क्यू से आर आया। ठीक है, यहाँ पर तो यदि ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट पी से मूव करना स्टार्ट किया और पी क्यू, पहले पी क्यू की तरफ गया, पी से क्यू की तरफ गया और फिर क्यू से आर की तरफ गया और वो आर पर पहुंच गया। दैट मीन्स आर क्या है माय डियर? आर है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। पी क्या है? तो पी इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो यदि आप यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें कि बाबू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस आप क्या लिखेंगे? तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ यहाँ पर कितना है? तो P से Q गए, फिर Q से R गए आप, तो PQ प्लस QR, इसे आप डिस्टेंस कहेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, लेकिन यदि मैं यहीं पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ दूं कि बाबू बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या देखेंगे? तो आप सिर्फ ये देखेंगे
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सा होगा जी? तो आप बोलेंगे सर शॉर्टेस्ट लेंथ तो ये होगा, ये तो आप कंफर्म है, आप कंफर्म है, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन इधर से इधर होगा, तो डायरेक्शन तो इसके पास है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे पी आर, और यहाँ पर आप एरो हेड देंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इस पी आर का लिखने का मतलब है कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पी टू आर, यही इसका मतलब हुआ। पी आर का मतलब क्या है? देखिए, पी आर का मतलब है ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पी टू आर, फ्रॉम पी टू आर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। चलिए एक सर्कल का एग्जाम्पल लिया जाए। मान लीजिए कि दिस पॉइंट इज ए, यहाँ पाथ बी बोल दीजिए, ठीक है, और ये पॉइंट सी। तो फ्रॉम ए टू सी, यदि ए से सी तक आप जा रहे हैं, ए टू सी आप जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? बस आप ध्यान देंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो आप एबीसी पाथ के द्वारा जाएंगे, डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो एबीसी पाथ के द्वारा जाएंगे, तो क्या लिखेंगे आप? पाथ लेंथ एबीसी, पाथ लेंथ एबीसी, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। यदि आप डिस्प्लेसमेंट यहां पर देखना चाहें, ए से सी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ए से सी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी ये वाला, और इसका एरो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखेंगे? ए सी पर आपको एरो हेड देना पड़ेगा, और ये किसके बराबर होगा? तो देखिए सर्कल का ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दैट मीन्स 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी? 2r हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये था ए से सी तक, ओके। चलिए, अब यदि मैं आपको बोल दूं, ठीक है, कि बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड फाइनली reaches finally reaches a finally reaches a by path a b c d। यहाँ पर डी पॉइंट आप लिख दीजिए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट हो रहा है बॉडी, एंड फाइनली रीचेज ए बाय पाथ ए बी सी डी। ए से स्टार्ट हुआ माय डियर फ्रेंड, और फिर ए पर ही पहुंच रहा है पाथ ए बी सी डी के द्वारा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ माय डियर फ्रेंड, इनिशियल पोजीशन क्या है? ध्यान से देखिए, इनिशियल पोजीशन उसका ए है, और फाइनल पोजीशन भी क्या है? ए ही है, फाइनल पोजीशन भी ए है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप डिस्टेंस देखिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ, और ये किसके बराबर होगा? तो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस आप जानते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? 2πr। तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो इस ए पोजीशन जो कि इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ए इनिशियल भी है और ए फाइनल भी है, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, यानी यदि किसी बॉड ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एक ही होगा, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा।
पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा, ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? तो माय डियर फ्रेंड, यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता है। डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। जीरो और नेगेटिव, बात समझ में आ गया? चलिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा माय डियर फ्रेंड? डिस्प्लेसमेंट कैन बी आइदर पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। निगेटिव और, देखिए बस ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होगा हमेशा, वो जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसे भी सोचने की बात है, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का आप देख रहे हैं, ठीक है, तो गिवन टाइम के लिए डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी पाथ मूव कर रहा है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। तो जीरो तो आपने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या देखेंगे? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन आप बोल सकते हैं ओ है, दिस इज एक्स। यहां पर मान लीजिए पी, पी पोजीशन, और उसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्यू यहां पर है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट p पोजीशन पर है, और t इज इक्वल टू t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया है, q पोजीशन पर ऑब्जेक्ट आ चुका है। ओके, और o पॉइंट क्या है? ओरिजिन, मतलब वहां से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो देखिए, पॉइंट p का जो पोजीशन होगा वो मान लीजिए यहां से डिस्टेंस, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस एक्स आई है, और पॉइंट क्यू का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कितना है? तो ये मान लीजिए एक्स एफ है। फाइनल फाइनल डिस्टेंस, पी क्या है? इनिशियल पोजीशन, और क्यू क्या है? फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट जो है पी से स्टार्ट किया और क्यू तक पहुंचा है। पी इनिशियल पोजीशन है, क्यू फाइनल पोजीशन है। तो यदि यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट P से Q की तरफ जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? पी क्यू विथ एन एरो हेड, यानी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम P टू Q। और ये फिर डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे? तो आप निकालेंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये निकालेंगे आप। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स एफ क्या है? एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई। आप देख रहे हैं ना जी, फाइनल डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस से ज्यादा है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सो डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? एक्स एफ माइनस एक्स आई के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ गया जी? ठीक है, आप यहाँ पर लिख दें अगर आपको दिक्कत हो तो। ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, और ये ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन है। ओके, चलिए, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातचीत हो गया।
अब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट पी क्यू के बराबर है, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा? यहाँ पर देखिए और कोई पाथ नहीं है, बस एक ही पाथ आप देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है, और कोई पाथ नहीं है तो डिस्टेंस भी यहाँ पर कितना होगा? पी क्यू के बराबर होगा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, और यदि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो सेम इसी तरह का एक फिगर ड्रॉ कर लिया जाए। दिस इज ओरिजिन, या आप इसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि अब पॉइंट पी आपका यहाँ पर है, दिस इज पॉइंट पी, और ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। दिस इज इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए कि बॉडी यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट पोजीशन पी पर है, स्टार्टिंग में यहाँ पर है, ओके। फिर वहां से मूव करके ये पोजीशन क्यू पर आ गया, दैट मीन्स ये फाइनल पोजीशन है। दिस इज द फाइनल पोजीशन, यानी पी से क्यू तक आ रहा है। अब आप खुद सोचिए, इनिशियल पोजीशन पी है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा? एक्स आई। और फाइनल, फाइनल जो कि आप देख रहे हैं पोजीशन क्यू है, दैट मीन्स ये एक्स एफ हो जाएगा, ठीक है। पी से स्टार्ट हुआ, क्यू तक जा रहा है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? तो पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, एरो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पी क्यू वेक्टर। और इसे आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसे आप कैसे लिखेंगे देखिए, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई लिखेंगे जी। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स एफ एक्स आई से कम है। फाइनल डिस्टेंस जो है, फाइनल पोजीशन जो उसका है वो इनिशियल से कम है, तो इसका क्या मतलब है? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, दैट मीन्स दिस इज द निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी के केस में कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो आपने तो देखा ही था, जीरो भी हो सकता है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप यहाँ पर दोनों फिगर में देख रहे हैं, इस दोनों फिगर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है। यहाँ भी डिस्टेंस पी क्यू के बराबर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, किस केस में? इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि और कोई दूसरा पाथ है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा और वही उसका डिस्टेंस भी हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन को छोड़ के बाकी किसी भी केस में यदि आप देखेंगे तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा, जैसा हम लोग प्रीवियस फिगर में भी देखे थे, ठीक है, जहां पर मैंने आपको तीन चार पाथ दिखाया था, तो वहां पर डिस्टेंस क्या था? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा था, ठीक है। इन केस अदर देन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन को छोड़कर कोई भी केस यदि हो रहा है तो वहां पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ओके माय डियर फ्रेंड, तो
एक पॉइंट और भी है जो कि आप ध्यान देंगे। डिस्टेंस जो होता है ये पाथ पर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कौन सा पाथ से आप आए हैं उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, शॉर्टेस्ट लेंथ देखना है। लेकिन डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है कि किस पाथ से आप आए हैं, पाथ 1 से आए हैं, पाथ 2 से आए हैं या पाथ 3 से आए हैं। पाथ पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू चेंज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है माय डियर फ्रेंड। तो यही था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं अब बचा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप किया जाए। ओके, आप लोग जितना हो सके इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा, तो थैंक यू, बाय बाय।